ये है 5वीं यूनिट थी ना, पॉलिटी पहले भी करा था लेकिन थोड़ा सा एंड तक नहीं हो पाया। 5वीं यूनिट में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर के सिलेबस को उन्होंने डिजाइन किया। संविधान सभा हो गई, उसके बाद संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद स्पेसिफिकली आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी का सिस्टम, हाई कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, लोक अदालतों से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछ सकते हैं वो लोग। उसके बाद संविधान संशोधन, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि संविधान संशोधन कैसे होते हैं, यानी प्रक्रिया भी, और जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं वो भी, दोनों बातें, यानी दोनों तरीके के जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट, बिना संविधान मतलब राज व्यवस्था, ये समझ लो इसकी पढ़ाई के बिना तो पूरा होता ही नहीं है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। और उसके बाद राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक आयोग और संस्थाएं, यानी कि इसमें यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, वित्त आयोग हो गया, ऐसी चीजें जो संवैधानिक भी आती हैं और सांविधिक, यानी जो संविधान में नहीं है, चाहे वो महिला आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, महिला आयोग जैसे नहीं है, मानव अधिकार आयोग हो गया, वो भी हमें इसमें देखने पड़ेंगे। तो इतना सब तो भारत के संदर्भ में चलेगा। उसके बाद जो नीचे लिखा है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, हाई कोर्ट, तो कहने का अर्थ ये है कि राज्यपाल संबंधी जो संविधान के प्रावधान है वो भी हमें पढ़ना है कि कितने साल के लिए होता है, क्या अधिकार होते हैं, क्या शक्तियां। एमपी स्पेसिफिक है तो मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची रखनी है। ऐसे प्रश्न आए कि बताओ कौन व्यक्ति हाईकोर्ट के जज रहे कि राज्यपाल बने, या इनमें से, है ना, कितने समय तक रहे, तो उनकी लिस्ट भी जरूरी है, पहले से लेके वर्तमान, शायद मंगू भाई पटेल है ना वहां तक। इसी तरीके से मंत्रिमंडल की व्यवस्था के राज्य में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, उसके अधिकार क्या होते हैं को, और उसी को लेकर के मध्य प्रदेश का वर्तमान का मंत्रिमंडल पहला वाला सीएम के नाम हो जाएंगे। विधानसभा संबंधित संविधान के जो प्रावधान है, विधानसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, और करंट की जो हमारी विधानसभा है, ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं कि इनमें कितनी महिला विधायक हैं, या सबसे पहली विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी। कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन एमपी स्पेसिफिक भी पूछ लेते हैं। और उसके बाद उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय संबंधित संवैधानिक प्रावधान तो हम यही खत्म कर देंगे, बस फिर मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस की सूची जो है वो देख लेंगे। पंचायती राज के पूरे प्रावधान संविधान अनुसार, और मध्य प्रदेश में पंचायती राज यानी जो लेटेस्ट चुनाव हुए, कितनी पंचायतें हैं, कितनी जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायतें। एक और प्रश्न आने की संभावना है पंचायती राज और नगरीय प्रशासन में राइट टू रिकॉल को लेकर के, थोड़ा इसमें संशोधन किया गया है। पहले ये था कि 2 साल के बाद वापस बुला सकते थे, अब बढ़ा करके 3 किया गया है, तो नई चीजें ऐड ऑन कर लेंगे। मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस, ये तो एक निबंध जैसी व्यवस्था है, इसमें कुछ फैक्चुअल जैसा रहेगा नहीं। ओवरऑल टाइम जरूर इसमें 30 दिन का लग जाएगा, अगर ठीक से इसको पढ़ते हैं, कवर करते चलते हैं, तो मान के चलो 1 से 1.5 घंटे की क्लास अगर आप लेते हो तो 30 दिन लग जाएंगे। और एक्सप्रेस वे में बढ़ना है, बुलेट ट्रेन की, तो 7 दिन में भी खत्म हो जाता है। तो आराम से चलो। संविधान सभा, इसके पहले के जो एक्ट हैं वो भी कर लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ रोचकता बनाए रखते हुए यहीं से शुरुआत करते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है, तो संविधान सभा जो बनी, कैसे बनाई गई थी। अंग्रेजों का शासन था, धीरे धीरे हमारे उनके साथ झगड़े होने लगे, क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी, आम जनता ने भी बहुत कुछ त्याग किया, तब जाकर के भारत को स्वतंत्रता मिली। तो अंग्रेज इस बात को लेकर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम आपकी शासन व्यवस्था आपको सौंप देंगे, मगर आप अपने लिए क्या बनाओ, एक संविधान सभा का निर्माण कीजिए। संविधान सभा संविधान बनाएगी, तो ये संविधान सभा बनानी चाहिए। अब जब संविधान सभा बनाना चाहिए, इसकी सिफारिश जो थी किसने की थी, अगर इतिहास में चलो तो कैबिनेट मिशन आया था भारत में। कैबिनेट मिशन जो था, इसमें 3 लोग थे, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और 2 मेंबर और थे इसमें, एक एबी अलेक्जेंडर
और दूसरे कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन पहले भी आ चुका था, लेकिन उस क्रिप्स मिशन की जो सिफारिशें थी उनको नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता मिले। परिस्थितियां उससे ज्यादा उग्र हो गई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये तय हुआ कि अब तो भारत को कैबिनेट मिशन के द्वारा, एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं ना कि दे दी हमें आजादी खड़ग बिना ढाल, पढ़ते हैं ना, यानी गांधी जी की महिमा मंडन करते हैं कि हमें तो आजादी दे दी, ना तलवार की जरूरत पड़ी ना ढाल की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं है, हजारों हजार लोग उनको कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर के कहीं हमें ये आजादी मिली। तो ये जो आजादी मिली, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के चुनाव होते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को जब ज्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, तो वो क्या करती है मुस्लिम लीग में दंगे कर दिए जाते हैं। तो ये जो संविधान सभा थी हमारी, इसका विभाजन भी हो जाता है। तो ब्रिटिश भारत में जो 296 स्थानों के लिए चुनाव कराए गए, संविधान सभा को लेकर मुख्य परीक्षा में हम समझेंगे कि इसको लेकर चैलेंज करते हैं कि ये संप्रभु नहीं थी। संप्रभु का मतलब है कि इसके पास सारे अधिकार थे। तो संप्रभु इसलिए नहीं थी कि एक तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनाई जा रही है, एक बात तो इसकी ये आ गई। दूसरी बात ये आती है कि इसमें वास्तव में चुनाव, जो लोग चुने गए थे वो आज की तरह यूनिवर्सल जो राइट रहता है या यूनिवर्सल वोटिंग अधिकार वैसे नहीं थे। कुछ लोगों को अधिकार थे वोट डालने का, पूरी जनता भाग नहीं ले रही है। तो 296 स्थानों के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में, 1946 जुलाई अगस्त में चुनाव हुए। अब ये जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे, तो किसको कितनी सीटें मिलती हैं? कांग्रेस को मिलती हैं, नीचे लिख लेना, 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिली, है ना। दो ये प्रमुख रूप से जरूर नंबर याद रखना, 208 कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73। इसके अलावा यूनियनिस्ट को 1 सीट मिली थी, अनुसूचित जाति का एक संगठन था उसको 1 मिली थी, एक पर कृषक प्रजा पार्टी थी उसको 1 सीट मिली थी, अनुसूचित जाति परिषद को 1 मिली थी, एक गैर कांग्रेसी से उसको भी 1 मिली, कम्युनिस्ट को 1 मिली, स्वतंत्र लोग जो थे किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे उनको भी 8 मिली। ऐसे करके ये चुनाव हुए। 208 कांग्रेस को मिली। मुस्लिम लीग जिसने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखा था उसको मात्र 73 सीटें मिली, यानी स्थिति उसकी हो गई बहुत ज्यादा कमजोर। ठीक है, हाँ कांग्रेस के लिए चुनाव जनता द्वारा वही तो मैंने आपको बताया कि देखो, चुने तो जनता के द्वारा जा रहे थे जैसे, लेकिन आज के जैसी ना तो वोटर लिस्ट थी कि 18 साल से ऊपर वालों का सबका, जो लोग उस समय थोड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, जुड़े थे, उन लोगों के द्वारा चुन लिए गए। तो ऐसा मान लिया गया कि हाँ भारत की जनता ने इनको चुना, लेकिन सारी जनता के द्वारा नहीं चुने गए। तो स्थिति ये थी। अब तुलनात्मक रूप से मुस्लिम लीग की स्थिति हो गई कमजोर हो गई। तो अब क्या करे भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, बोला बॉयकॉट करते हैं, हम आपका इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो मत बनो। अब संविधान सभा की जो चुनाव हो गए, संविधान सभा गठित होती है तो इसकी पहली बैठक बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? 9 दिसंबर 1946 को, है ना, फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई। अब फर्स्ट मीटिंग जब कॉल की जाती है तो उसमें मुस्लिम लीग जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करती, उसने बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, यानी वो डायरेक्ट एक्शन करने लगते, नहीं हमारे लिए तो अलग ही पाकिस्तान बना दो, जो भी कुछ है। तो संविधान सभा जो बनी उसका इलेक्शन हो गए, फिर अलग अलग, यानी कहा जाता है कि 3 चरण 3 स्टेप में इसका गठन हुआ था। पहले कैबिनेट मिशन जो था उसने जिस आधार पर कहा वैसे इसके सदस्यों का निर्वाचन हुआ। और कितने सदस्य थे उस समय? निर्वाचन होना था 389, जिसमें से 385 कहाँ से आने थे? ब्रिटिश प्रोविंस, और 4 आने थे ब्रिटिश कमिश्नरेट से, कमिश्नरी जो रहती थी। तो ऐसे करके 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित हुई। पहला स्टेप ये था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं।
दूसरी बात क्या होती है कि दूसरे चरण में जब ये देखा गया कि मुस्लिम लीग तो दंगे फैलाने लगी है, तो फिर बात माउंटबेटन को बुलाया गया ब्रिटेन में, फिर उन्हें फिर से वापस भेजा गया और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, ये पॉलिसी की घोषणा की जो 3 जून अनाउंसमेंट के नाम से जाना जाता है। 3 जून घोषणा पत्र, उसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात थी, यानी भारत अलग बनेगा, पाकिस्तान अलग बनेगा। और ये विभाजन किस शर्त पर हुआ था? इसकी शर्त ये थी कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान, उन्होंने सबने वोट डाला कि हम तो पाकिस्तान चाहते हैं, लेकिन राजनेताओं की यहां पर होशियारी कह लो या कह लो मूर्खता, दोनों शब्द यहां फिट हो सकते हैं, कि जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो फिर यहां पर मुस्लिमों को रहने का अधिकार दे दिया गया। इसका तो मतलब है फिर विभाजन क्यों कर रहे हो भाई? जब आप धर्म के आधार पर अलग पृथक पाकिस्तान मांगते हो, उसके बाद एक तरफ आप सबको रहने के स्थान भी देते हो और वो चलता रहता है। तो दूसरा स्टेप ये था कि पहले तो 389 के चुनाव होने थे, लेकिन उस आधार पर बात बनी नहीं, तो अब आया 3 जून घोषणा पत्र के भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनेंगे, तो दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा होगी। अब जब भारत और पाकिस्तान अलग देश बनेंगे तो कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा भारत में जाएगा? कुछ ऐसे भी तो लोग थे, यानी अंग्रेजों ने एक सिगुफा छेड़ दिया कि जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, जो भारत में रहना चाहते हैं भारत रहेंगे। इसके लिए पूछा जाएगा लोगों से। तो देसी रियासतें, यानी जिनके प्रमुख राजा रजवाड़े होते थे तो अब उनको एकजुट करने की बात आई, तो उसमें कई लोगों ने भारत के साथ रहने से मना कर दिया, जिसमें हैदराबाद आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो जब ये देसी रियासतों को मिलाया गया, अलग अलग समय पर देसी रियासतों के प्रतिनिधि मिलते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई, 562 रियासतों को मिलाया। तो तीसरा चरण ऐसे ऐसे करके हमारी संविधान सभा गठन हो जाती है। पाकिस्तान की अलग हो गई, तो संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। पहला सम्मेलन संविधान सभा का होता है, जो पुराना संसद भवन है उसका सेंट्रल असेंबली, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आप देखते हैं इकट्ठे बैठते हैं, उसमें पंखे, बड़े ऊंचा ऊंचा हॉल बना था, अब तो नई में शिफ्ट हो गई। तब संविधान सभा के लोगों ने अपनी सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वयोवृद्ध व्यक्ति थे, नाम था उनका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी रूप से अपनी संविधान सभा का क्या चुन लिया? सभापति, है ना, सभापति चुन लिया। अब अस्थायी थे तो इसका मतलब है कि हमारी इस असेंबली को एक परमानेंट मेंबर की जरूरत है। तो परमानेंट मेंबर के रूप में फिर कौन आते हैं? तो 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई, दिसंबर 11, 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब संविधान सभा है, काम संविधान बनाने का है, तो जब संविधान बनाया जाएगा, इतना बड़ा संविधान बनेगा, तो उसका एक फ्रेम होना चाहिए, तो इसका एक एडवाइजर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल। तो डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है 11 दिसंबर को ही। अब अध्यक्ष भी बन गया, संवैधानिक सलाहकार भी बन गया, तो अब संविधान सभा बोलती है कि ठीक है, अब हम अपना उद्देश्य बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रपोजल क्या है, यानी हमारी इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है मिस्टर नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर संविधान सभा ने डिस्कशन किया। कब तक? 19 दिसंबर तक डिस्कशन चला, और फिर उसे संविधान सभा ने अपनी सहमति दे दी। और फिर हमारी संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन, लंबा समय लेती है अपने गठन के साथ। उस समय के उपलब्ध विश्व के जितने भी संविधान थे, सबका अध्ययन करती है। अध्ययन करने के बाद उनमें से जो अच्छी बातें थी, उन बातों को लेकर के अपने संविधान में रखती है, खराब बातों को छोड़ देती है अपनी तरफ से। यानी जो नेशनल मूवमेंट चलाया गया था, तो जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया था,
तो वो पॉइंट भी जोड़ती है। ऐसे करके उन्होंने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना करके तैयार कर दिया। यानी नवंबर में ये संविधान 49 में बन के रेडी हो गया और इसे लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान क्या होता है। ये तो आपने संविधान सभा की जानकारी दे दी, इससे प्रश्न सरल से बनते हैं। तो ये बनते हैं कि बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो सरल सा आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर को हुई, है ना। अब थोड़ा सा ये भी आता है ना कि आगे जब पढ़ते हैं तो भाई संविधान संविधान करे जा रहे हो, संविधान सभा कर रहे हो, है क्या संविधान, होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और कंफ्यूजन ये होता है कि आज के समय में जब हम न्यूज सुनते हैं तो देखते हैं अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहती हैं कि हमारी पार्टी का संविधान, फिल्मों में भी दिखा देते हैं कि हमारी पार्टी का संविधान। तो वो पार्टी का संविधान और इधर इस संविधान क्या अलग अलग है, एक ही है। तो संविधान का मतलब है, किसी देश के संविधान का अर्थ होता है कि उस देश का सबसे बड़ा कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। कानून का मतलब ही हो जाता है कि जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। अगर कानून है तो मानना पड़ेगा, कानून नहीं है तो मत मानो। जैसे आप अपने माता पिता की बात मान लेते हो तो ये कानून नहीं है, आपका उनके प्रति सम्मान है। आप अपने कर्तव्य को निभा रहे हो कि आप उनके पुत्र हैं, इसलिए पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पेरेंट्स की बात को मान लेना। लेकिन कानून नहीं है। कानून का मतलब है ये मानना ही पड़ेगा, नहीं मानो तो पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगी, सजा मिलेगा, है ना, सजा मिलेगी। तो सबसे बड़ा कानून किसी देश का होता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एक लाइन, दूसरी लाइन उस देश की समस्त जो भी व्यवस्था है। अब राजा रजवाड़े तो है नहीं, अब तो चुनी हुई सरकारें हैं, तो जो भी उस देश की व्यवस्था है, चाहे वो प्रशासनिक हो, विधायी हो या कार्यपालिक व्यवस्था हो, उसका प्रेरणा या उसका आधार वही संविधान होता है। तो सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन हो गया, उसके आधार पर उस देश की समस्त व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है, वो होता है संविधान। अब पार्टी का संविधान, तो पार्टी मतलब कोई राजनीतिक पार्टी है, उसने अपनी पार्टी के लिए जो रूल्स रेगुलेशन नियम बनाए हैं उसे अपनी पार्टी का संविधान का नाम दे रखा हुआ है, देश का संविधान नहीं है। अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी विचारधाराएं रहती है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा, भाजपा की अपनी विचारधारा, आज के समय में कांग्रेस की विचारधारा पे चल रही है, ठीक है। तो अब संविधान ये होता है। फिर बात करते हैं कि संविधान तो ये हो गया, संविधान होता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र क्या होता है भाई, पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, राज व्यवस्था जब पढ़ते हैं तो उस राष्ट्र को ही राज्य भी कह देते हैं। अगर हम पुराने संदर्भ को देखें, चाहे रामायण को देखें, महाभारत को देखें, तो कहते थे ना कि वो पड़ोसी राज्य जो है उसका राजा बड़ा प्रतापी है, तो राज्य से मतलब राष्ट्रीय था। तो राष्ट्र किसे कहते हैं, नेशन किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य होने के लिए मूलभूत कंडीशन है कि 4 ये पॉइंट जरूरी हैं। कौन कौन से, पहला है जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्र है, देश है, तो कहाँ, हवा में, इंद्रलोक थोड़ी है। तो यानी जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। जैसे कि हम देश हैं, हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है 32, 87, 263, 32, 87, 263 स्क्वायर किलोमीटर। अब भौगोलिक एरिया है तो खाली पड़ा है, सुनसान है, ना जीव है ना कुछ, तो इसका मतलब है वहां पर लोग होना चाहिए, जनसंख्या, नागरिकों का होना अनिवार्य है। अब नागरिक भी हैं, जियोग्राफिकल एरिया भी है, तो फिर वहां उनके लिए गवर्न करने के लिए सरकार होना चाहिए। अब सरकार कैसी है, सरकार स्वतंत्र होना चाहिए, अपने निर्णय खुद ले सके, किसी अन्य से पूछने ना जाए, दूसरे देश से पूछने ना जाए। तो ऐसी सरकार जो हो सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 1947 के पहले हम देश क्यों नहीं थे, क्यों कहते थे दासता का काल था, भौगोलिक क्षेत्र भी था, जनता भी थी और ब्रिटिश सरकार भी थी। ब्रिटिश सरकार थी, निर्णय ब्रिटेन से ले रही थी वो, तो इसलिए वह देश उस समय नहीं था। तो राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र होने के लिए 4 मस्ट एसेंशियल पॉइंट याद रखने पड़ते हैं।
अब इसी में वर्ड आ गया भैया सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार के 3 अंग होते हैं, यानी सरकार जो नागरिक हैं, नागरिकों के लिए काम करेगी। पहले राजा होते थे तो राजा अपने लिए मंत्री रखते थे, दूत रखते थे, ये सब चीजें चलती थी। तो अब मॉडर्न वे में, आधुनिक समय में सरकारें, उसके 3 अंग बताए जाते हैं। एक है लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेचर कह लो, विधायिका कह लो। विधायिका यानी कि जो कानून बनाएगी, विधान बनाएगी, उसे कहते हैं विधायिका। विधान बनाने वाली संस्था। कानून बनाने का काम आज संसद करती है, राज्य में राज्य विधानमंडल करते हैं। तो ये सब क्या है? विधानमंडल के पार्ट, यानी सरकार का एक हिस्सा जो कानून बनाता है। अब संसद चुन के आते हैं, ऐसे विधायक चुन के आते हैं। कानून बन गया, यानी बनाना काम अलग लोगों को दे रखा है। फिर अब है कि कानून का एग्जीक्यूशन करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे लॉ का। तो क्रियान्वयन जो करेंगे, तो वे लोग जो उसको क्रियान्वित करते हैं, तो वो कहलाती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, चीफ मिनिस्टर, राज्य के मंत्रिमंडल, इसके अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, क्योंकि वही तो कानून का क्रियान्वयन करते हैं। तो वो क्या हो गए? वो कार्यपालिका हो गए। ये भी सरकार का एक दूसरा हिस्सा है। एक हिस्सा जो कानून बना रहा है, दूसरा हिस्सा वो है जो कानून बने हुए हैं उनको लागू कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है। कानून बनाया, क्रियान्वित किया। अब तीसरा हिस्सा, भाई आज के समय में, मॉडर्न समय में, किसी के साथ अन्याय ना हो तो न्यायपालिका होना चाहिए, यानी कि शोषण ना हो उसका। बने, आपने जो कानून बनाया है वो लोकहित में होना चाहिए ना। तो लोकहित में कानून बना है, कानून सही है, कानून का क्रियान्वयन किया गया है, तो तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, जो कि विवादों का समाधान करती है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। तो संविधान किसी देश का सुप्रीम, सबसे बड़ा कानून था किसी देश का। तो देश क्या था? देश होने के लिए 4 पॉइंट होना जरूरी था: भौगोलिक क्षेत्र, नागरिक, उसके बाद सरकार, और सरकार के बाद आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना। तो यहां आ गया सरकार। तो सरकार के होते हैं 3 अंग: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी हम किस देश की ये व्यवस्था देख रहे हैं? लोकतंत्रात्मक, यानी व्यवस्थाएं कैसी हैं? डेमोक्रेटिक। तो लोकतंत्र क्या होता है? अब बात यहां आती है, क्योंकि संविधान भी लोकतंत्रात्मक चीजों की बातें करता है। डेमोक्रेसी, तो अब्राहम लिंकन ने बोल दिया। अब्राहम लिंकन कौन है? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ऐसा शासन जो किसके द्वारा किया जाए? जनता के द्वारा। और किस पर किया जाए? जनता पर ही करा जाए। जनता के द्वारा किया जा रहा है, जनता के ऊपर किया जा रहा है, और किसके लिए कर रहे हो? जनता के लिए ही कर रहे हो। तो इससे भी काफी स्थिति समझ में तो आ जाती है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब जनता, मैं आप सब जनता हैं, तो हम सब शासन तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हम अपने बीच में से चुने हुए लोगों को भेज देते हैं, जो अच्छे लोग हैं, चुन करके, वोट दे करके, कि जाओ भैया आप अच्छी नीतियां बनाना, हमारी व्यथा जानते हो, सड़क पर गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क, हम तो अच्छे चुन के भेज देते हैं। अब वो वहां जा करके कुछ भी करते हो। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जनता का, जनता के लिए चुना हुआ शासन। और अगर हम डेप्थ वाइज इसको देखें, लोकतंत्र एक तरीके से राजनीतिक तंत्र है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और दूसरी तरफ लोकतंत्र क्या है? तो हमारे जीवन की प्रणाली है। यानी हम अपने हर हिस्से में, छोटी बड़ी चीजों में डेमोक्रेटिक चीजों को मानते हैं। राजनीतिक तंत्र तो हुआ कि चुने के बहुमत जिसका हो गया, कैसे शासन चलाना है क्या। लेकिन एक रहता है ना कि जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम 2 3 4 लोग परिवार में रहते हैं, तो क्या एक ने निर्णय दे दिया वो मान लेते हैं? वहां पर भी हम आपसी राय मशवरा करके चलते हैं।
तो वो सिस्टम भी इसमें आ जाता है। तो जब हम अपने व्यक्तिगत निर्णयों को भी इस डेमोक्रेसी से जोड़ने लगे तो एक बड़ी सोच मानी जाती है ये कि हम छोटे स्तर पर ही डेमोक्रेसी को मान रहे हैं। और सिर्फ वोटिंग और इस प्रशासन से संबंधित अगर बात आती है तो ये बड़ी सोच नहीं, एक नैरो व्यू माना जाता है कि आप सिर्फ प्रशासन की दृष्टि से देख रहे हो। अब यहां प्रश्न ये नहीं आएगा कि लोकतंत्र क्या होता है, प्रश्न ये आएगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक जिसे कहते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो भारत में भी है कहने के लिए, डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है, डेमोक्रेसी तो ब्रिटेन में भी है। तो डेमोक्रेसी भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, इसमें किस देश में डायरेक्ट है और किस देश में इनडायरेक्ट है? आंसर ज्यादातर क्या मिलता है कि बोल देते हैं कि अमेरिका में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसे पूछ भाई आपने उत्तर दिया ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? तो वो कह देते हैं कि भाई वहां का राष्ट्रपति शासन है, इस कारण से वो डायरेक्ट है क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है, और भारत में चूंकि राष्ट्रपति के पास उतनी शक्तियां नहीं होती हैं, प्रधानमंत्री मुख्य होता है, ये इनडायरेक्ट है। तो ये उत्तर होता है गलत 100%, क्योंकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं बताता। ये तो एक शासन प्रणाली बताता है कि एक तरफ अध्यक्षात्मक है, प्रेसिडेंशियल है, और दूसरी तरफ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा चल रही है। तो ये चीजें यहां पर रहती हैं। अब तो फिर सही क्या है? तो सही होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होने के लिए विशेषज्ञों ने, संविधान के विशेषज्ञों ने ये कहा कि 4 महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए। वो कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे? पहला पॉइंट आता है, हाँ कि पहला पॉइंट आता है 4 महत्वपूर्ण पॉइंट में कि ऐसा देश, ऐसी व्यवस्था जहां जनमत संग्रह किया जाता हो, यानी रेफरेंडम जिसे कहते हैं, यानी कानून बनाते समय जनता की राय ली जाती हो। क्या भारत में कानून बनाते समय जनता की राय ली जाती है? पहले ही पॉइंट नहीं मिला। तो भारत डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है, डेमोक्रेसी तो मान ले है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पॉइंट मिसिंग है। अब एक ही नहीं और भी देखते हैं। दूसरा होता है जिसे कहते हैं प्लेबिसाइट। ये भी जनमत संग्रह के जैसा है, प्लेबिसाइट, PLEBISCITE, ये भी जनमत के जैसा। लेकिन होता क्या है कि देखो कि एक में जो जनता ने राय दी है वो सरकार के लिए मानना कंपलसरी नहीं होता है, और दूसरे में कंपलसरी होता है, यानी उसी से मिलता जुलता पॉइंट हो, है ना। तो इसमें क्या होता है प्लेबिसाइट में कि जनमत संग्रह कराया जाता है मगर राष्ट्रहित के मुद्दों पर। और पहला ऐसा था कि उसमें राष्ट्रहित की बात नहीं आती है, कानून बनाते समय आप जनमत संग्रह करवाते हो। हमें दोनों ही चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। तीसरा होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये हो गया कि जनता स्वयं खुद कानून बनाने के लिए विधेयक रख सकती है। आज कानून बनाने की प्रक्रिया ये है, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, कि विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल संसद में पारित करवाए जाते हैं, फिर सिग्नेचर हो जाते हैं। जनता का कोई रोल नहीं है। विधेयक कौन प्रस्तुत करेगा? सांसद करेगा या मंत्री करेगा। तो यहां यह कहा जा रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता स्वयं, उसके पास अधिकार है कि वो है विधेयक विधायिका में प्रस्तुत कर सके। ना अमेरिका में ये अधिकार है, ना हमारे देश में अधिकार है। तो ना तो अमेरिका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ना हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और चौथा आता है राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। हमें चुनने का अधिकार है, हम विधायक को चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं, हम पंचायत के प्रतिनिधि को चुनते हैं, पार्षद को चुनते हैं, लेकिन हम विधायक को, सांसद को इनके कार्यकाल से पहले हटा नहीं सकते। पंचायतों में तो मिल गया है फिर भी अधिकार। तो ये 4 पॉइंट, 4 तथ्य, 4 फैक्ट जिस भी देश में होंगे वो कहलाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश। और इन 4 में से कुछ भी मिसिंग है तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट।
अब ना तो अमेरिका में ये चारों मिलते हैं, ना भारत में चारों मिलते हैं, जब अमेरिका राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाला है और भारत जो है अध्यक्ष ये संसदीय शासन प्रणाली वाला है, उसके बाद भी, ठीक है। तो हम दोनों ही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले देश हैं। कारण ये भी है कि देखो ये चार ऐसे पॉइंट है, वो वहीं सक्सेस होंगे जिस देश में पढ़ी लिखी जनता होगी, समझती होगी कि मेरे अधिकार क्या हैं, कानून विधेयक कौन सा प्रस्तुत किया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाए तो राष्ट्रहित की दृष्टि से वो वोट करे। अभी हमारे यहाँ तो वोट ही करते हैं तो वहां राष्ट्रहित नहीं होता, स्वहित होता है। राशन फ्री में मिल रहा है लेकिन हम वोट क्यों करेंगे? पाकिस्तान के समर्थन में करेंगे। हो रहा है ना जम्मू कश्मीर में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों ये चीजें, तो भारत अमेरिका दोनों ही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले देश हैं। अब जो सिस्टम है, या ऐसा कह लो कि संविधान का ही विभाजन जो है, तो संविधान में चूंकि कहा गया ना कि हमारी समस्त व्यवस्था उसी के आधार पर संचालित होती है, तो एक तरफ देखने को हमें मिलता है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ इसके विपरीत होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसे हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। दोनों में कुछ अंतर है। विश्व में सबसे पुराना उदाहरण पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कहां मिलता है, किस देश में मिलता है? ब्रिटेन में मिलता है। अब ये और ये दोनों अलग कैसे हैं? अलग ऐसे हैं, देखो शासन कहीं भी हो, चाहे पार्लियामेंट्री वाला हो चाहे संसदीय वाला हो, सरकार तीनों जगह दोनों ही स्थानों पर देखने को मिलेगी। अब सरकार मिलेगी इसका मतलब है सरकार के जो तीन पार्ट बताए थे ना आपको, एक विधायिका, विधायिका भी वहां होगी यानी कानून बनाने वाली संस्था होगी। दूसरा क्या है? कार्यपालिका यानी क्रियान्वयन करने वाली संस्था भी होगी, और तीसरा वहां जुडिशरी भी होगी, न्यायपालिका भी होगी। अंतर सिर्फ दोनों में ये होता है कि जहां संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद में कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं ना। तो सांसद विधायिका का हिस्सा हो गए। दूसरी तरफ मंत्री और प्राइम मिनिस्टर ये संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, और इनको हम कहते हैं कार्यपालिका, यानी ये विधायिका के भी सदस्य हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य हैं। तो हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका मिली हुई। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में विधायिका और कार्यपालिका में स्पष्ट रूप से वर्गीकरण नहीं होता, उनमें बिल्कुल अंतर नहीं होता। न्यायपालिका अलग है क्योंकि ना तो ये संसद में बैठते हैं ना सरकार में बैठते हैं, वो तो अपना अलग बैठते हैं, तो हाँ अपना ही अलग। तो संसदीय शासन प्रणाली में हम विधायिका कार्यपालिका इनके कार्यों में स्पष्ट विभाजन नहीं कर सकते, जबकि अध्यक्षात्मक में क्या होता है? तीनों अलग है, विधायिका है तो अलग। जैसे कैसे? अमेरिका में अभी चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो इसका प्रमुख है, कार्यपालिका का। वहां की जो संसद है वो लोग ना तो मंत्री बनेंगे ना उनकी सरकार होगी, वो सिर्फ सांसद ही रहते हैं। तो उनका स्पष्ट विभाजन है, न्यायपालिका अलग है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे पुराना उदाहरण जो है वो अमेरिका माना जाता है, जिसमें वास्तव में प्रमुख शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है ना। इसी आधार पर एक तो ये हो गया जिसमें विभाजन कैसे किया था संविधान का या व्यवस्था का, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक। फिर यही करते हैं कि कुछ संविधान कैसे होते हैं? एकात्मक होते हैं। कुछ संविधान कैसे होते हैं? संघात्मक होते हैं। और कुछ संविधान कैसे होते हैं? क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक होते हैं। इससे भी प्रश्न आएंगे, समझ लो। एकात्मक व्यवस्था का मतलब यह है कि उस देश में जो शक्तियों का केंद्र है वो किसी एक ही संस्था को बनाया होगा, या एक ही किसी व्यक्ति, एक ही किसी अधिकारी के पास सारे पावर होंगे। कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वही लेगा, नीचे वाले लोगों को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, वो सिर्फ उसके सपोर्ट के लिए काम करेंगे। कहने का मतलब है प्रादेशिक इकाइयों की स्थापना सिर्फ उनके सहयोगी के रूप में की गई। जैसे
अभी केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकारें हैं, है ना। तो यहाँ एकात्मक में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, उनकी अपनी सरकार नहीं होगी, उनका अपना सीएम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब केंद्र के द्वारा ही चलेगा। तो एकात्मक व्यवस्था में सभी शक्तियां इनके पास होती। दूसरी विशेषता ये भी हो जाती है कि यहाँ पर एकल नागरिकता देखने को मिलती है। एकल नागरिकता यानी कि इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक ये कि एकल है यानी आप सिर्फ एक देश की नागरिकता ले सकते हो। दूसरा ये अर्थ भी निकलता है कि आप केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता भी नहीं लेनी है, यानी एक ही नागरिकता रहेगी। और यहाँ पर एकल न्यायपालिका भी रहेगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा माने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनका फैसला अलग है, इनका अलग है। तो एकल संविधान कह लो या एकात्मक व्यवस्था कह लो, यूनिटरी सिस्टम, ऐसा उदाहरण हमें यूनाइटेड किंगडम में मिलता है। यूनाइटेड किंगडम में केंद्र संसद हो गई, प्रधानमंत्री हो गया, उनके यहाँ वर्गीकरण तो है जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, लेकिन वहां राज्यों में सरकारें नहीं होती, वो केंद्र के द्वारा ही सहयोगी के रूप में बनाए जाते हैं। इसका जस्ट उल्टा करो, इसे कहते हैं फेडरल या संघीय व्यवस्था। फेडरल वाले में क्या होगा, यहाँ पर केंद्र सरकार अलग होगी और राज्य सरकारें अलग होंगी, और जब केंद्र अलग है राज्य अलग है, दोनों की शक्तियां अलग हैं, तो इसलिए दोनों के लिए टकराव ना हो, विवाद ना हो, इसलिए संविधान लिखित होता है। जबकि एकात्मक वाले में संविधान लिखित नहीं होता, अलिखित होता है। ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, लेकिन जहां संघीय व्यवस्था होगी, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इन्हीं के लिए गया है कि आपका लिखित में समझौता है कि तुम मेरी लाइन क्रॉस नहीं करोगे, मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। मौके के तो बदल जाओगे कि नहीं नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं था, यहाँ तो सब कुछ रिटेन में होगा ना। तो यहाँ नागरिकता भी दोहरी हो जाती है, यहाँ की न्यायपालिका भी दोहरी होती है। अमेरिका फेडरल वाला देश है, वहां का जो फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ उन केसों की सुनवाई करेगा जो केंद्र सरकार से संबंधित है। हाई कोर्ट के फैसले यहाँ चैलेंज नहीं होंगे, हमारे देश में तो होते हैं। तो हम कहाँ हैं, एकात्मक में भी फिट नहीं हो रहे हैं, संघात्मक में भी फिट नहीं हो रहे हैं। हमने खिचड़ी बना रखी है हर जगह, दोनों प्रकार के गुणों को ले रखा है। हम एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताओं को रखते हैं। ठीक है, तो भारत एक तरफ हमने पढ़ा था कि संसदीय शासन प्रणाली वाले देश होते हैं, तो हमने प्रणाली संसदीय रख ली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ हमने क्या करा है कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे रखी हैं। वर्तमान वाला केंद्र तो कमजोर सिद्ध हो रहा है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, उसके बाद वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रहा, इतना कमजोर है। पश्चिम बंगाल में क्या हालत थी, उस डॉक्टर के साथ हुआ, लोग सड़कों पे थे, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। हाँ, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार सबसे कमजोर सरकार सिद्ध हो रही है। मैं बड़ी आलोचना करता हूँ मोदी जी की इस समय, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ। हाँ, क्या देखो, राष्ट्रपति शासन के लिए संविधान में आर्टिकल 356 है, उसमें ये लिखा है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अब इस संवैधानिक तंत्र विफल होने को कैसे समझोगे, तो एक रहता है कि इसके पहले भी लगाया गया होगा ना। कैसे लगाया था, कुछ नहीं लगाया, राज्यपाल से रिपोर्ट बनवा ली कि लिख दो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार बनी, बोला सरकार को बर्खास्त करना है, लिख दो, बस उस रिपोर्ट का आधार बना करके लगा दिया। ऐसे लगता है मनमानी, है ना, लेकिन परिस्थितियां अगर सही है तो लगता भी है, लगाना भी चाहिए। तो ये परिस्थितियां थी, लेकिन जो भी है खैर। तो यहाँ शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा हैं हमारे भारत के संदर्भ में। तो भारतीय संविधान को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, तो भारत की संविधान की प्रकृति जो है, यानी स्वभाव, नेचर, वो तो एकात्मक है ना। तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक है, यूनिटरी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है
कि आपको दिखाई देगा कि देखो ये संसद है तो ये केंद्र का काम करेगी, अलग अलग राज्यों में विधानमंडल है, ये राज्यों के लिए काम करेंगे, अलग अलग राज्यों में सीएम है, अलग अलग राज्यों में गवर्नर है, उनकी शक्तियां अलग हैं, वो अलग मुद्दों पर टैक्स लेते हैं, वो अलग उनकी सड़कें बनाई जाती है ना। तो दिखाई देता है कि स्ट्रक्चर में संघात्मक है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है, एकात्मक, क्योंकि ऐसे अधिकार हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां पहुंच जाती हैं, इमरजेंसी है ना, राष्ट्रपति शासन, और कई स्थिति तो ऐसी है कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्यों को मानना पड़ता है, और अगर नहीं मानते हैं तो आर्टिकल 365 के रेफरेंस में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी है। अब लिखित संविधान, सबसे पुराना उदाहरण अमेरिका का, भारत में सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अलिखित संविधान अमेरिका, उसमें यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कि संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित है, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना है लेकिन अलिखित है। अमेरिका में जुडिशरी सुप्रीम मानी जाती है, हमारे देश में संसद वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसा कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है। ब्रिटेन की संसद के बारे में विद्वान ये कहते हैं कि वह मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के अलावा कुछ भी कानून बना सकती है, इतनी पावरफुल है, उसको कोई कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता। हमारे देश में क्या होता है कि संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर लेता है, सही है तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे, है ना। तो ऐसे करके ये चीजें चलती। तो इसकी एक शुरुआत मान लो, आज के थोड़ा लाइट वाइट भी चली गई, यहां से अब हम फिर बढ़ेंगे। ये 3 सदस्य जो थे, इनके जो चुनाव हुए थे, है ना, वो सारा का सारा उद्देश्य प्रस्ताव, फिर किस देश से क्या चीजें ली गई, उनको भी पूरा करेंगे। तो ये 2 चीजें चलते चलते मुझे लगता है साथ में ये 2 यूनिट समाप्त होंगी 20 दिन के अंदर, 20 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। साथ साथ में आप इसको पूरा